गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जीएसटी की बुक लॉन्च हो गई है। अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे बुक अवेलेबल है सेल के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। सर आई हैव वन क्वेश्चन। गो अहेड विद योर क्वेश्चन प्लीज़। सर जैसे कि यूपीएससी की तैयारी के साथ अगर हम 10th एंड 12th के बच्चों की भी तैयारी करा सकें तो ऐसे क्लासेस क्या अरेंज हो सकते हैं? श्योर, क्यों नहीं। और यूपीएससी के जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो सोशल साइंस के हों या किसी भी टॉपिक यस। के, तो वो टॉपिक्स एनसीईआरटी बुक से रिलेट करके ही आते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो 9, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और वो यूपीएससी का भी सिलेबस का हिस्सा होता है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये कहना है कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट आज दूं आप लोगों को क्लास में जिससे कि बोर्ड के बच्चों को भी हेल्प मिल जाए, यस उनके सर। भी रिज़ल्ट अच्छे आ जाए। यस सर। तो चलिए आज हम लोग ऐसा ही एक वीडियो बनाते हैं। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो डेडिकेट करते हैं पूरी इकोनॉमिक्स जो है क्लास 10th के बच्चों के हेल्प में आ जाएगी, प्लस 9th के भी बच्चों के हेल्प में आ जाएगी। ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जो सभी के लिए हेल्पफुल होंगे और अगर अच्छे से वो बच्चे अगर उसको कवर कर लेते हैं तो उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। तो और कोई आपका क्वेश्चन है या नो नो। मैं स्टार्ट करूं आपको यस पढ़ाना? यस, कंटिन्यू। ओके। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि इकोनॉमिक्स शब्द जो है, वर्ड जो है, वो किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी का मतलब होता है हमारा अर्थव्यवस्था, यानी पैसे रुपए, फाइनेंस से, बैंक से, इंश्योरेंस से, सभी कुछ उस चीज़ों से जुड़ा हुआ। इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में हम अपनी पूरी जीडीपी को अगर देखते हैं, जीडीपी का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया कंट्री के अंदर हर एक सेक्टर में मिलाकर बनाए जा रहे हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर कहलाते हैं जो नेचुरल मेड होते हैं, जो नेचुरली एक्सट्रैक्शन से बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो वो इंसान नेचर से ले करके नेचुरली एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोड्यूस करता है। अगर हमें कोई आयरन पाना है तो हमें ज़मीन से उसको माइनिंग करके निकालना पड़ता है। अगर हमें आप कोयला जानते ही होंगे, तो यस। कोयला जो है अगर हमें निकालना है तो वो भी हमें माइनिंग करके निकालना होता है। तो अगर हमें फ़िश लेना है, फ़िश पाना है, अगर मछली पकड़ना है तो हमें समंदर और नदियों के जो है इस्तेमाल से ही उसे हम पा सकते हैं या हमें मिलता है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी नेचुरल एक्सट्रैक्शन से हमें चीज़ें मिलेंगी वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? प्राइमरी सेक्टर कहलाएंगी। और सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं? जब प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को हम कुछ नया रूप देते हैं, जैसे मान लीजिए कोयला निकला, लोहा निकला और उसको हमने आयरन रॉड बनाया फैक्ट्री में ले जा करके, कोयले से हमने कोई चीज़ बनाया, हमने ईंट से, मिट्टी से ईंट बनाया, ईंट से हमने सड़क बनाया, घर बनाया। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कोई प्रोडक्शन हो गया कंपनी में, फैक्ट्री में, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। फिर उसके बाद आती है टर्सरी सेक्टर, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या हुआ? जो प्राइमरी सेकेंडरी को कंबाइन फोर्स दे करके उसको सेवा में बदल दे। सेवा मतलब सर्विस। जैसे एजुकेशन क्या है? ना ये सामान बनाएगा ना कुछ करेगा, ये तो सर्विस सेक्टर हो गया। लोगों को एजुकेट करना, अपना नॉलेज डिलीवर करना, बांटना, ये क्या हो गया? सर्विस सेक्टर हो गया। हेल्थ क्या है? सर्विस सेक्टर है। इंश्योरेंस क्या है? सर्विस सेक्टर है। यानी सर्विस सेक्टर वो सारी चीज़ें हैं। जैसे आप ओला बुक करते हो, पैसा देते हो, वो आप कहीं जाके ड्रॉप कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसका ऑटो या उसका कार या उसका बाइक खरीद लिया है। इसका मतलब आप उससे सर्विस ले रहे हो, उसके बदले में उसको पेमेंट दे रहे हो। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे जो सेक्टर हैं हमारे इंडिया के, ये सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो पहले क्या था कि जब ये सब चीज़ें डेवलप नहीं हुई थी तो प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता था इकोनॉमी में, परसेंटेज वाइज। तो उसके बाद थोड़ी दिन और बीते, फिर सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करने लगा, फैक्ट्री लगने लगे, कारखाने लगने लगे, तो वो ज़्यादा जो है ग्रो करने लगा। इसके बाद जब इंडिया थोड़ा सा और डेवलप हुआ तो सर्विस सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर गया, और सर्विस सेक्टर से जो कंट्रीब्यूशन मिलता है हमारे देश की इकोनॉमी को, जीडीपी को, वो इस समय सबसे ज़्यादा मिलता है। पॉपुलेशन वाइज काउंट करेंगे तो अभी भी प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन अगर आप पैसे और इकोनॉमी के परसेंटेज को अगर इकोनॉमी से मेजर करेंगे
तो सर्विस सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। फिर आपको इकोनॉमी में कुछ और चीज़ें पढ़नी होती हैं कि किसी देश की इकोनॉमी जो है वो कैसे इम्पैक्टफुल बनती है, कैसे बहुत अच्छी बन सकती है। तो उसमें कुछ फैक्टर शामिल होते हैं। जैसे पहली बात तो उस देश के अंदर का पर कैपिटा इनकम अच्छा होना चाहिए, यानी हर इंसान औसतन यानी एवरेज बहुत अच्छी सैलरी अगर पाएगा तो वो ज़्यादा खर्च करेगा उस देश में, और जब ज़्यादा खर्च करेगा, सामान ज़्यादा खरीदेगा, तो उस सामान को बनाने के लिए भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे, उस पर और ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा। यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तभी पॉसिबल है जब पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा हो। तो दूसरी बात क्या है कि लिटरेसी रेट यानी कि एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। लिटरेसी रेट अच्छा होगा, एजुकेटेड होंगे लोग, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जॉब करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और उसको अच्छे से खर्च करेंगे। नेक्स्ट थिंग क्या है भाई, हेल्थ अच्छा होना चाहिए। लिटरेसी रेट तो अच्छा हो गया, लेकिन ज़्यादा जिंदा रहना ज़रूरी है, लोगों का हेल्दी रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। यानी कोई भी इंसान अगर जन्म ले रहा है तो जन्म के बाद वो कितने दिनों तक लंबा जीवन जी सकता है, ये डिपेंड करता है किसी भी कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि उस देश में क्या चीज़ें कैसे जो है मायने रखती हैं। ठीक है, ये इसका लाइट थोड़ा सा आंखों पे आ रहा है तो मैं इसके लिए इसके फोल्ड कर दिया हूँ, तो इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है फिलहाल। तो चूँकि मैंने जो यूपीएससी के बच्चों का जो मैं टॉपिक लेके चल रहा था उसको अभी मैंने होल्ड कर दिया है, तो हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं वहीं हम लोग फाइनली अच्छे से आज के वीडियो लेक्चर को डेडिकेट कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी काम करता है। देन आफ्टर एचडीआई आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि जब एचडीआई की बात करोगे तो उसी में लिटरेसी रेट आ गया, उसी में आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गया, उसी में आपको नेट अटेंडेंस रेशियो आ गया, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो आ गया। इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चों को जो है, तो उनको ये सब जानकारी होना चाहिए। अटेंडेंस रेशियो के वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि बच्चों के रजिस्टर में नाम जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं एजुकेशन के समय, प्राइमरी स्कूल में जाने के टाइम पे, तो इससे गवर्नमेंट को एक डेटा मिलता है कि बच्चे इतना जन्म लिए हैं और इतना साल बाद वो पढ़ने गए, उनका एडमिशन हुआ। तो इससे उनको ये एक मेज़र पता चल जाता है, नाप जैसे तौल हो जाता है कि हाँ हमारे यहाँ इतने बच्चे थे, इतना पढ़ रहे हैं। तो लिटरेसी रेट यानी कि जो साक्षरता दर है, पढ़ाई का जो रेशियो है वो पता चलता है अच्छे तरीके से। हमारे इंडिया में केरला जो है वो नंबर 1 स्टेट है लिटरेसी रेट के मामले में, यानी पढ़ाई लिखाई के मामले में। और सबसे अगर पुअरेस्ट की बात करेंगे या पढ़ाई लिखाई के मामले में तो उड़ीसा और बिहार आता है। ठीक है, देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको बताऊं एक जानकारी स्पेशल कि बिहार से जो है बहुत ज़्यादा आईएएस पीसीएस निकलते हैं, लेकिन जब ओवरऑल पॉपुलेशन को अगर हम मेज़र करते हैं तो वहाँ लिटरेसी रेट और पॉवर्टी की चीज़ें जो है थोड़ी सी पीछे चली जाती हैं। लेकिन जो भी निकलते हैं वहाँ से वो काफ़ी सॉलिड निकलते हैं। तो मेरे वीडियो से कोई भी किसी को हार्ट मतलब फील ना हो कि हार्ट ना कोई हो, किसी की भावनाएं न आहत हों। भाई मैं किसी स्टेट की बुराई नहीं कर रहा, बट ये सब डेटा है, पढ़ाई के हिसाब से मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ का न्यूट्रल तरीके से ही पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हमारे दिमाग में ये आता है भाई कि अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए सर, लेकिन ये सब चीज़ें होने के साथ साथ कैसे हम डेवलपमेंट करें कि हमारे नेचर को नुकसान ना पहुँचे। तो इससे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे यूपीएससी को ले लीजिए, चाहे 10th लेवल पे बोर्ड को ले लीजिए, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई डेवलपमेंट तो चाहिए हमें, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। तो उसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको समझिएगा। जैसे हम रोड बनाएं तो पेड़ों को ना काटें, बिना पेड़ों को काटे एक स्ट्रक्चर दें, या तो हमें मजबूरी है पेड़ काटने का, तो जितना पेड़ काट रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा हम पेड़ लगा के तब उस रोड को एक्सपेंड करें या पेड़ों को काटें। क्योंकि मजबूरी है तो पेड़ों को काटना ही पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा आपको पेड़ लगाने चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है, माइनिंग कर रहे हैं तो भी हमें जंगलों को काटना पड़ रहा है। तो मेन मेजरमेंट ये है कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिसमें पेड़ों को नुकसान ना पहुँचे, माइनिंग करें तो जंगलों को ना उखाड़ना पड़े, काटना पड़े। तो देखिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी इसका वो है, क्योंकि देखो हम बात लेवल पे जा रहे हैं, अगर यूपीएससी के तो उतना लेवल हार्ड पे नहीं जाएंगे, हम बस नॉर्मल लेवल की बात समझा रहे हैं कि अगर डेवलपमेंट किसी भी कंट्री ने किया है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बस शब्दों में रह गया है, सस्टेनेबल वर्ड हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप पेड़ काटेंगे और 10 गुना लगा भी देंगे तो वो पेड़ उतनी तेज़ी से तो डेवलप नहीं हो जाएंगे कि वो पुराने पेड़ों की तरह काम करें, है कि नहीं? सही बात है ना, सही बात। यस।
और दूसरी चीज़ ये देखिए कि अगर आप ज़मीन खोद कर अगर आयरन निकालेंगे, कोयला निकालेंगे, तो ज़मीन के ऊपर के जंगल तो आपको मजबूरी में काटने ही पड़ेंगे। तो यहाँ भी आपको डेवलपमेंट करना है, यानी विकास करना है, तो आपको पहले तो विनाश करना पड़ रहा है ना। तो लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि बिना विनाश किए ही विकास करिए आप। अब इसको पॉसिबल कैसे बनाया जा रहा है, मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप कोयला को बचाएंगे, कोल को बचाएंगे एनर्जी बनाने के लिए, जब सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करेंगे, तो आप जाहिर सी बात है कि माइनिंग कम करेंगे, ज़मीन को कम उजाड़ेंगे और जंगलों को कम उजाड़ेंगे। तो हम जब अल्टरनेटिव ऑप्शन अपनाने लगते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, हवा की एनर्जी से बिजली बना ले रहे हैं, या हमने समंदर की लहरों से, जिसको हम लोग टरबाइन एनर्जी भी कहते हैं, तो ऐसी जब एनर्जी हम बनाते हैं, टाइडल वेव एनर्जी कहते हैं। टाइडल वेव मतलब समंदर की लहरों के इस्तेमाल से हम टरबाइन मोटर को एनर्जी जनरेट करने के लिए जो है प्रेशराइज करते हैं। तो टाइडल वेव एनर्जी हो गया, जियो थर्मल एनर्जी हो गया, यानी ज़मीन की गहराइयों में जो पावर बसी हुई है नेचुरल गैस की और बाकी चीज़ों की, उसकी हीट से हम एनर्जी जब बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, तो इस ऑप्शन की चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करने लगते हैं और जब हमारे नॉर्मल नेचुरल रिसोर्सेज हम बचाने लगते हैं, इसको हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो अगर 10th के स्टूडेंट्स देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के स्पेशली, तो उनको ये जानना है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होती है चीज़ें, तो उम्मीद है कि बहुत आसानी से समझाया है मैंने और आपको समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग दादा दादी देखेंगे वो भी जान जाएंगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं और कैसे हम इसका आंसर लिख सकते हैं। और फिर आई थिंक 10th बोर्ड में सेकंड चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और पहले चैप्टर में डेवलपमेंट में यही बताया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, एचडीआई क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नेट अटेंडेंस रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सेक्स रेशियो क्या है, इसके बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। जैसे पहले क्या होता था, बड़े बुजुर्ग जो है ना बेटियों को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे पैदा करने के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि बेटों की संख्या बढ़ने लगी, बेटियों की घटने लगी। तो वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो था उसमें डिफरेंस आने लगा। तो इस डिफरेंस में बहुत ज़्यादा तंगी आ गई हरियाणा स्टेट में। वहाँ पे बेटियों को ज़्यादा ही कुछ जो है अबॉर्ट कर दिया जाता था, यानी पेट में आने के साथ ही एबॉर्शन करा के ख़त्म कर दिया जाता था। इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मैं किसी को स्पेशली टारगेट नहीं कर रहा हूँ। हरियाणा इज़ काइंड ऑफ स्टेट जो कि वीट प्रोडक्शन करके सबके पेट भरता है, सबके पेट पालता है, लेकिन एजुकेशन के हिसाब से आपको समझाना ज़रूरी है। तो फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में धीरे धीरे लोगों के विचार बदले, भावनाएं बदली, फिर बेटियों का सम्मान बढ़ने लगा, फिर सेक्स रेशियो बढ़ने लगा। आज के समय में क्या है कि हमारे इंडिया का जो सेक्स रेशियो है आज के समय में, तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे आपका सॉरी केरला हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया और गोवा स्टेट हो गया। तो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी महाराष्ट्र स्टेट भी आपका है, जहाँ पे महिला और पुरुष के सेक्स रेशियो का डिफरेंस बहुत कम रह गया है और कहीं कहीं मतलब ज़्यादा भी हो गया है, महिलाएं ज़्यादा हो गई हैं, पुरुष कम हो गए हैं। उसके बाद बात आती है अगर दूसरी चीज़ों में, जैसे कि आपका क्या ऐसा चीज़ किया जाए जिससे कि महिला और पुरुष के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाए। तो सबसे पहली बात कि जो पुरुष को अधिकार दिए गए हैं वही अधिकार महिलाओं को जब दिए जाने लगे सरकार की तरफ से, चाहे इलेक्शन की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे कहीं बाहर जाके पढ़ने की बात हो, कोई करियर बनाने की बात हो, तो फिर क्या हुआ कि महिला पुरुष के बीच की जो डिफरेंसेस थे वो घटने लगे। पहले क्या होता था, दहेज डॉरी सिस्टम बहुत ज़्यादा हावी था। उस समय क्या होता था कि लोग बेटियों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते थे कि हाँ बेटियां ना पैदा हो तो सही है, लेकिन धीरे धीरे समाज जागरूक अवेयर होने लगा तो ये रेशियो भी सही होने लगा। तो फिलहाल मिला जुला करके बात ये है कि ये आपका इकोनॉमिक्स का कुछ ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, ये सब आपको तैयार करना है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हो, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हो। प्राइवेट सेक्टर में क्या मजबूरियां हैं, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में क्या फ़ायदे हैं पहले ये जानना ज़रूरी है। जैसे आप काम कर रहे हो तो भी और नहीं बीमार पड़ गए तो भी आपका पेमेंट मिलता है, आपकी ज़िंदगी को एक सिक्योरिटी मिलती है, आपका फंड, बोनस, प्रोविडेंट फंड जिसको हम कहते हैं ईपीएफ से जुड़ा हुआ, बाद में ग्रेच्युटी मिलता है, फिर आपको पेंशन भी मिलता है, हेल्थ के जो बेनिफिट्स होते हैं,
तो ये सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं गवर्नमेंट के सेक्टर में होती हैं, इसलिए लोग प्रेफरेंस लेते हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। लेकिन अपने देश का या किसी भी देश का सबसे बड़ा हिस्सा जो जॉब करता है वो प्राइवेट सेक्टर में करता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ नियम ऐसे बना दिए कि प्राइवेट सेक्टर भी उसको माने, कानूनी रूप से उसको वैलिड कर दिया गया। जैसे मिनिमम वेज सिस्टम बना दिया गया, भैया इतना कम से कम पेमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर वालों को। लेकिन आज भी प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कंपनीज़ हैं जो गवर्नमेंट के नियमों को चोरी छिपे ऐसे करके अवॉइड करते हैं, इलीगल रास्ता अपनाते हैं अपना पैसा बचाने के लिए। और आज भी एक्सप्लॉयटेशन होता है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों का। उनको जितना उन्हें जॉब करना है उतना ही पेमेंट मिलना है, अगर बीमार पड़ गए तो पेमेंट नहीं मिलना है। आपके घर पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कोई पेंटर को आपने लगाया तो वो जितने दिन पेंट करने आएगा उतने दिन ना आप पैसा दोगे। यस। अगर वो बीमार पड़ गया तो आप उसके घर पे जाके पैसा दोगे कि लो भैया बीमार पड़ गया हम आपको पैसा दे रहे हैं? नहीं ना दोगे। नहीं। वो मानवता की बात अलग है, लेकिन जो रेगुलरली जो चल रही है चीज़ें समाज में वो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि मानवता में तो आप उसको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दो उसके इलाज के लिए, वो अलग बात है, उसकी बात हम नहीं यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटी इज़ डिफरेंट थिंग, और एजुकेशन के हिसाब से जो बातें हो रही हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर का जो कंपैरिजन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बोर्ड के बच्चों को इसको तैयार करना चाहिए क्वेश्चन आंसर के हिसाब से बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो और उम्मीद है कि ये डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या देखो, टॉपिक अलग करना होता है, इसको पॉइंट बना के लिखना होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के क्या क्या फ़ायदे हो गए और पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के क्या नुकसान हो गए, डिफ्रेंशिएट करना, उसके फ़ायदे नुकसान बताना। अब जैसे प्राइवेट सेक्टर के सिर्फ नुकसान थोड़ी ना है, फ़ायदे भी हैं। भाई गवर्नमेंट सबको नौकरी दे नहीं पा रही है तो प्राइवेट ही तो सबको नौकरी दे के संभाल रहा है, सबका पेट भर रहा है, घर संभाल रहा है सभी लोगों का, है कि नहीं? सही बात। तो सॉरी फॉर दैट। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर तो ठीक है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है? ट्रिपल पी यानी कि PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट जैसे हम हैं इंडिविजुअल, हमने कोई काम शुरू किया अपना, लेकिन गवर्नमेंट से हमने ग्रांट लिया, फिर गवर्नमेंट ने हमको सब्सिडी दी, फिर गवर्नमेंट ने हमको सहायता दिया, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसमें शेयर होल्डिंग ले लिया। अब हमारी कंपनी में मान लीजिए हमारा भी हिस्सा है और गवर्नमेंट ने भी अपना हिस्सा लगा रखा है और फिर उस काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो इससे क्या होता है कि ये पार्टनरशिप जब बन जाती है, ये क्यों किया जाता है इसको भी समझना ज़रूरी है। देखिए गवर्नमेंट सहारा नहीं देगी प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं सहारे की ज़रूरत सबको होती है। तो लोगों को जॉब जनरेट करके कैसे दिया जाएगा? तो इसलिए गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं उसको जब कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कंपनी जब शुरू करती है निभाना, तो गवर्नमेंट उसको जब सपोर्ट देती है या उसमें शेयर होल्डिंग करती है, उसको पैसे से सहायता देती है, तो उस जगह पे एक पार्टनरशिप डेवलप हो जाता है जिसको हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट कोई चीज़ शुरू करती है, एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे गवर्नमेंट कोई चीज़ शुरू करती है लेकिन उसमें पैसा सारा पब्लिक का लग रहा है। एक एग्जाम्पल, जैसे हॉस्पिटल बनवा दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन अब वो पब्लिक के पैसे से, उसके फीस से, डॉक्टर्स की पैसे और सैलरी निकल रही है, तो पब्लिक चला रही है लेकिन बनवाया तो गवर्नमेंट ने है। तो इस तरह के मॉडल को भी हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मानते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है कि हमें इकोनॉमिक्स में अच्छा मार्क्स अगर स्कोर करना है तो हमें मनी क्रेडिट जैसे टॉपिक्स को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। मनी क्या है? मनी वो सारी चीज़ें हैं जो मनी का काम करती हैं, यानी कि जो बाइंग और सेलिंग का काम कर लें, जिस चीज़ से आप कोई चीज़ खरीद सको, जिसमें खरीदने की पावर आ जाए, उसको हम मनी कहते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, ओल्ड जो एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम था, तो जो ओल्ड एज लोग होते थे वो क्या करते थे, गेहूँ यानी वीट या राइस या ग्राम या पी या गोल्ड या कॉइन या कॉपर जो भी है, लेन देन करके आपस में करते थे, सामान लेना देना होता था। किसी के घर में पोटैटो ज़्यादा है तो उसने पोटैटो दूसरे को दे दिया, उसे टोमेटो ले लिया, समझ रहे हो बात? तो इसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम, यानी कि एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, सामान का सामान से अदला बदली करके अपनी ज़िंदगी को जीने के तरीके को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार यूपीएससी में भी घुमा फिरा के पूछ ही लेते थे कि कमोडिटी एक्सचेंज जो होता है, बार्टर एक्सचेंज, उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, बार्टर एक्सचेंज के बाद कॉइन्स छपे, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स आए। तो कॉइन्स के बाद में धीरे धीरे फिर नोट की छपाई हुई, कॉइन्स की छपाई हुई और करेंसी आ गया।
तो करेंसी वो चीज़ होता है जो किसी भी देश की गवर्नमेंट के द्वारा वैलिडेटेड होता है कि भाई इसी से आप बाइंग और सेलिंग करोगे, ठीक है। करेंसी हम किसको कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ नोट है 10, 20, 50, 100, 200, 500, ये सब क्या है, हमारे देश की करेंसी है। इसको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वैलिडेट कर रखा है कि भाई हमारे देश में ये पैसा चलेगा। अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है। इसके बाद हमें और क्या चीज़ें जाननी है इस चैप्टर में। भाई देखो, क्रेडिट, लोन क्या होता है। लोन वो चीज़ होता है जिसमें लोन यानी बोरो करने वाला, उधार मांगने वाला एक प्रॉमिस करता है कि हम एक डेट जो हम बता रहे हैं या इस मंथ में हम आपको ये पेमेंट वापस कर देंगे। इसके बदले में क्या होता है कि जो पेमेंट वो पाया रहता है उस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, अगर बैंक से ले चाहे किसी से भी ले, ठीक है। या तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद भी किसी को भरोसा नहीं रहता तो उस जगह पे कोई चीज़ गिरवी रख के इंटरेस्ट का काम किया जाता है। तो गिरवी रखने को कोलैटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलैटरल। तो ये कोलैटरल वर्ड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को जानना, क्वेश्चन बन सकते हैं इन चीज़ों से। देन आफ्टर एक और वर्ड आ जाता है कि भाई मनी क्रेडिट में लोग कैसे जो है परेशान हो जाते हैं, तो उसको हम लोग डेट ट्रैप कहते हैं, यानी कर्ज का जाल। कर्ज का जाल क्या कहते हैं? अब एक एग्जांपल लीजिए, जैसे फार्मर ने बहुत बड़ा कर्ज ले लिया, लेकिन खेती किया, लेकिन बारिश नहीं हुआ, सूखा पड़ गया। तो जब उसने जो कर्ज लिया था वो तो सूखा पड़ा और वो वापस कर नहीं पाया, उसका इंटरेस्ट के नीचे दबा चला जा रहा है। बाद में क्या हो गया, भैया हमारा तो पैसा हमको चाहिए, नहीं तो ज़मीन अपना दे दो। तो जब वो अपना ज़मीन मजबूरी में बेचना पड़ गया उसको, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कर्ज का जाल बोलेंगे, यानी डेट ट्रैप। डेट ट्रैप में बहुत सारे किसान क्या करते हैं, बहुत, आप लोगों ने न्यूज़ देखा है कि नहीं देखा, किसान ने सुसाइड कर लिया। यस। तो ये कारण होता है सुसाइड के पीछे, क्योंकि जब वो कर्ज चुका नहीं पाते, ज़मीन बिक जाती है, भूख से प्यास से जब परिवार को पालने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा दुख का, तकलीफ़ का कारण होता है। हमारे कंट्री में बड़े बड़े बिजनेसमैन के पैसे वो लूट कर देश से भाग जाते हैं, लेकिन फार्मर्स का 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 4 लाख रुपया ट्रैक्टर खींच लेंगे, ज़मीन ले लेंगे, मतलब उनके घर तक ले लेंगे और उनको सड़क पे छोड़ देंगे मरने के लिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारे देश में, इसकी वजह से हम फार्मर्स की ज़िंदगी को देखते हैं कि वो सुसाइड करके मर रहे हैं इस समय। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि हमें ये सब बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल की वजह से। एक और चीज़ है कि सरकार ने कुछ जगह पे सहूलियत दे रखा है, जैसे किसी जगह, किसी गांव में, किसी एरिया में महिलाएं इकट्ठा होकर कोई काम कर रही, मान लीजिए उन्होंने एक टोकरी या बैग बनाने का काम करना शुरू कर दिया, या उन्होंने ब्लैंकेट बनाना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे 50 महिलाएं इकट्ठी हुई, 100 महिलाएं, 200 महिलाएं। तो विमेन का जो ये अपने आप से जुड़ के काम करना होता है ग्रुप बना के, इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसको गवर्नमेंट जो है बाद में रिकॉग्नाइज कर लेती है, फिर गवर्नमेंट इसको सब्सिडी देने लगती है, बहुत सारे काम गवर्नमेंट की तरफ से मिलने लगते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाने लगती हैं महिलाएं। तो ये मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रेडिट क्या है, क्रेडिट में कोलेटरल क्या है, बैंक रेट क्या है, इंटरेस्ट क्या होता है, चेक क्या होता है, बैंक क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, और ये सारी चीज़ें टॉपिक इसमें पढ़नी चाहिए बच्चों को, ज़रूरी है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स में एक और चैप्टर है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को बच्चे इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया में कई देश हैं, इंडिया अपने दम पे हर चीज़ तो प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे मान लीजिए हम लोग, आप लोगों ने जाना होगा कि हम लोग अपना वेपन जो है रसिया से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं, फ्रांस से राफेल खरीदते हैं। तो हमारे देश से भी बहुत सारी चीज़ें वो लोग भी खरीदते हैं। कोई खाने पीने की चीज़ खरीद रहे हैं, कोई ज्वेलरी खरीद रहा है, कोई जो है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, तो कोई सर्विस यूज़ कर रहा है, सॉफ्टवेयर खरीद रहा है, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजी। ये सब जो हमारे देश की कंपनियां हैं, ये फॉरेनर्स के सारे इंफ्रा को सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करके दे रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं। तो इस तरीके से सबका जो गिव एंड टेक चल रहा है देश का, देश के साथ में, इस पूरे अक्रॉस द ग्लोब को एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज करना पड़ता है, चाहे वो नॉलेज का हो, चाहे प्रोडक्ट्स का हो, चाहे सर्विसेज का हो, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, एवरीथिंग, वट एवर इज गिविंग एंड रिसीविंग। ओके,
तो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में आपको ये भी पढ़ना होता है कि भाई ग्लोबलाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या लॉसेस इसके, क्या इसके जो है कमियां हो सकती हैं, क्या इसकी लैकनेस है, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी होती हैं ग्लोबलाइजेशन टॉपिक को पढ़ते समय। इसमें WTO के बारे में आपको पढ़ना होगा, ट्रेड बैरियर के बारे में पढ़ना होगा। ट्रेड बैरियर क्या होता है? जैसे कोई देश का गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगा, बिजनेस नया करने के लिए कोई आएगा? नहीं आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेड बैरियर बोलेंगे। व्यापार में रुकावट, बाधा। अब कोई गवर्नमेंट लाइसेंस देने के लिए ही 50 डॉक्यूमेंट लगवा रही है, 50 बार दौड़ा रही है आपको, तो इसको क्या बोलोगे आप? ट्रेड बैरियर बोलोगे। कोई हैवी टैक्स लगा दे रहा है कि भैया इतना टैक्स दो तभी बिजनेस कर पाओगे, तो दूसरे देश की कंपनी आपके पास आएगी? नहीं आएगी। कभी कभी ये ज़रूरी होता है। वो किस मामले में? जैसे मान लीजिए आपके देश के गरीब लोग, गरीब जनसंख्या जो है, मान लीजिए कि कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी से उनकी ज़िंदगी चल रही है और बहुत सारे लोग वही काम कर रहे हैं। तो ऐसे में दूसरे देश का कोई चीज़ सस्ता आएगा उस तरीके की चीज़ का, तो आपके देश की पॉपुलेशन, जो गरीब लोग उस पर टिके हुए हैं, उनका नुकसान होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन करने के लिए ऐसी ट्रेड बैरियर्स लगा देती है कुछ चीज़ों पे। लेकिन हर चीज़ पे अगर ट्रेड बैरियर लगाएगा तो दूसरे देश की कंपनियां उस देश में नहीं जाएंगी। इसीलिए ट्रेड बैरियर को हटाने की कोशिश की जाती है। और इसको हटाने के टाइम पे क्या किया गया था? लिबरलाइजेशन किया गया था। इंडिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब एज एन इकोनॉमिस्ट बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी रहे हैं वो, और प्राइम मिनिस्टर भी हमारे रहे हैं वो 10 साल। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में LPG आया था। LPG का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या है? रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, रिड्यूसिंग हैवी टैक्सेस एंड प्रोवाइडिंग वेरी इजी इन्वायरमेंट फॉर न्यूली सेटअप बिजनेसेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। ठीक है। और फिर इसी ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक में आपको ये भी पढ़ना होगा कि भाई WTO में कितने देश हैं, WTO का वर्क क्या है। देखो, अमेरिका का कोई कंपनी इंडिया से कोई सामान लिया, फिर बोला हम पैसा नहीं देंगे, तो कौन इसमें गार्जियन का काम करेगा? WTO काम करेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें नियरली 180+ कंट्रीज़ जो है इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो WTO की जो संस्था है, इसको जैसे यूनाइटेड नेशन, UNSC है, सिक्योरिटी काउंसिल, या आपका WHO आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये संस्थाएं इसीलिए बनाई गई हैं ताकि सारे देशों के ऊपर एक गार्जियन की तरह निगरानी रखा जा सके और सब उसकी बात माने। कोई देश अगर किसी देश की कंपनी को नुकसान पहुंचा देगा या उसके खिलाफ काम कर देगा, तो उसके लिए गार्जियन की तरह WTO काम करता है। इसका काम है देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना, ट्रेड को इजी करना, रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाना, रेगुलेशंस और लॉज को फॉलो करवाना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन के द्वारा उनकी रुकावटों को दूर करना, ताकि वर्ल्ड लेवल पे किसी भी कंट्री में कोई भी चीज़ की समस्या न रहे और सब कुछ आसानी से चलता रहे। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, इसको ग्लोबलाइजेशन चैप्टर कहते हैं। और इकोनॉमिक्स जो है, जितना मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर में बताया है, अगर कोई भी स्टूडेंट इतना तैयारी कर लेता है तो वो टॉप करेगा सोशल साइंस में, इकोनॉमिक्स में स्पेशली। और मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो लेक्चर बनाऊँ जिसमें पूरी ज्योग्राफी को कवर कर दूँ, और उसके बाद भी एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें पूरा हिस्ट्री कवर कर दूंगा, और एक और लेक्चर बना दूंगा जिसमें पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th के बच्चों का कवर हो जाएगा। और ये CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। प्लस ये UPSC के स्टूडेंट्स ना सोचें कि ये आपके काम में नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए भी उतनी ही ज़रूरी रहेंगी जितनी कि 10th के बच्चों के लिए रहेंगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, और स्टडी करते हुए एकदम फोकस करिए, और अपनी लाइफ में थोड़ा सा खेलिए, कूदिए, बाहर निकलिए, रनिंग करिए, अच्छा खाइए, सेहतमंद रहिए, अपने लोगों से मिलते जुलते रहिए, ख्याल रखिए सबका, दोस्ताना माहौल रखिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।